एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नेगी। शक्ति फार्म पड़ागांव गोविंद नगर के सुभाष नगर में रहने वाले किसान विशु राय के खेतों में रात को एक हाथी घुस गया, जो कि किसान विशु राय की 2 बीघा फसल खराब कर गया। वहीं उपस्थित किसान विशु राय ने बताया कि बाद में मजदूरी भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतना बुरा हाल है। लॉकडाउन चल रहा है, हमारा हालत देखिए क्या हालत है। जुगलात वाले को बुला लो, कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे कह रहा पटोरी की बुला के लाओ, क्या कहो सर, हम बहुत दुखी हूँ। एक तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ कहीं पे, बच्चे कोई कमाने वाला खुट्टे में शुगर हो गया, कहाँ जाऊँ, ये हालत है खेत का। कहाँ सरकार की बात जाए, लॉकडाउन के लिए वो जाओ करा पटोरी की बात जाओ, जुगलात वाले को बुलाया, आके देखेगा, जाओ पटोरी की बात जाओ, वहाँ से कागज़ बनाओ, फिर देखेंगे। इतना खेत गया, इतना जो खेत है 2 बीघा खेत है, चले गया सारा, कहाँ से पूरा करूँ सर। संसद में पास किए गए किसानों के बिल को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि ये बिल किसान विरोधी है, सरकार किसान के हितों का हनन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों को उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ने का काम किया है। किसान विरोधी बिल को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। वहीं आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से कोरोना व बेरोजगारी को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक को विवश होकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव विधानसभा के अंदर लाना, और जब सत्ता पक्ष का विधायक कार्य स्थगन लाता है तो सरकार के खिलाफ अविश्वास माना जाता है। सत्ता पक्ष के विधायकों को जो है सरकार पर विश्वास नहीं, मंत्रियों और शासन में जो है कोई समन्वय नहीं। ये हालत इस प्रदेश की हो गई है कि नीरव रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था, तो ये हालत है। उत्तराखंड जल रहा है, मुख्यमंत्री बंसी बजा रहे हैं, ये स्थिति, ये हालत है। जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों में आपसी संघर्ष हो रहा है, और आपने देखा होगा चीफ सेक्रेटरी ने एक शासनादेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि विधायिका स्वरूप, उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी कहते कि विधायिका सर्वोपरि है, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए किस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं अधिकारियों की शिकायत जो जल्दी करने का काम करूँ। संसदीय कार्य मंत्री या शासकीय प्रवक्ता को आपने देखा, वो वीडियो आपने भी देखा, हमने भी देखा, अधिकारियों की बैठक बुलाते हैं, अधिकारी उसमें नहीं आते हैं, किस तरीके से वो गुनगुनाते बाहर निकलते हैं, वो भी आपने। और आज मंत्री जो है अधिकारी की FIR दर्ज करा रही है, सचिव जो है मंत्री जी को अवगत करा रही हैं कि जो निदेशक हैं वो आइसोलेशन में है, उनकी जानकारी में है, और प्रदेश की मंत्री जो है FIR दर्ज करा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति। कल सत्र में आपने देखा सत्ता पक्ष के विधायक ने ही कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है सदन में लाने का काम किया, और जब सत्ता पक्ष का विधायक कार्य स्थगन लाता है तो सरकार के खिलाफ उसका विश्वास आप समझ लीजिए, ये हालत है, ये स्थिति है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर चोट करने का काम किया, जो त्रिवेंद्र सरकार ये कहते हुए नहीं लगाते हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, तो सत्ता पक्ष के विधायक ने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये हालत है। अध्यक्ष जी, पूरन सिंह खतियाल ने कहा कि SI, देखिए प्रदेश के अंदर बहुत सारी ज्वलन समस्या है, और उन ज्वलन समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी भी जो है समय नहीं दे रहे हैं। विधानसभा में भी हमने उठाने का प्रयास किया, वहाँ पर भी जो है कोई चर्चा सरकार के द्वारा नहीं की गई। तो अंतोगत्वा हम सब लोग जो है विधायक जो है आज राज्यपाल महोदय जी के पास गए। हमने उनसे कहा कि प्रदेश के अंदर जो समस्याएँ हैं, कोरोना जैसी समस्या, जिससे आज मैं समझता हूँ पूरा देश और प्रदेश पूरी तरीके से ग्रसित है। सरकार कोरोना की महामारी पर काबू पाने में पूरी तरीके से विफल है। इस पर जो है राज्यपाल महोदय जो है सरकार को डायरेक्शन देने का काम किया। बेरोजगारी की बात हमने कही कि 2017 के चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नौजवान साथियों से वादा किया था कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो नौजवान साथियों को रोज़गार देंगे, लेकिन आज नौजवान साथी रोज़गार अगर मांगता है तो उन पर पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज होता है। किसानों से ऋण माफी का वादा किया था,
आज किसान जो है आत्महत्या करने का काम कर रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, पर कोई बात नहीं हो रही है। महंगाई के लिए आप देख लीजिए, सत्ता में बैठे ही लोगों ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार रखी बात भाजपा सरकार आ गई और कमर तोड़ महंगाई इस देश और इस प्रदेश को देने का काम जो सत्ता में बैठे लोगों ने किया। ये भी आपदा प्रबंधन आप देख लीजिए, बरसात के मौसम में पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से तबाही हुई, जान माल का नुकसान हुआ, लोगों के मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हुए, खेती की जमीन जो है जमींदो हो गई है। लेकिन सरकार को उससे कोई रोक नहीं। सरकार जो है पिंजरे से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पा रही। ये हालत, ये स्थिति है। मुद्दों की कमी नहीं है, इन विषयों पर जो है निश्चित रूप से हमने राज्यपाल महोदया जी का ध्यान आकर्षित करने का काम किया और उनसे आग्रह किया कि वो सरकार को निर्देशित करे कि जो समस्याएं हैं प्रदेश के सामने उसका निराकरण। अध्यक्ष जी, मंत्री देखा उत्तराखंड मित्र पुलिस का एक बार फिर हैवानियत भरा चेहरा सामने आया, जहां घर में सो रहे पूर्व भारतीय सैनिक के परिवार के लोगों को पुलिस कर्मियों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। वहीं पीड़ित पूर्व सैनिक का परिवार न्याय पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है। बताते चले कि ताजा मामला सितारगंज विधानसभा क्षेत्र शक्ति फार्म के ग्राम तिलियापुर गांव आनंद नगर का है, जहां बीती 13 सितंबर की रात्रि कुछ पुलिस कर्मियों ने घर में घुसकर सो रहे पूर्व सैनिक एवं उसके परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस कर्मियों ने घर की महिलाओं को तक नहीं बख्शा, जिन्हें लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। वहीं पूर्व सैनिक का परिवार घटना की रात से ही न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे इंसाफ की अभी तक कोई किरण दिखाई नहीं दी। इधर पीड़ित पूर्व सैनिक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो घर में सो रहे थे कि अचानक कुछ पुलिसकर्मी नशे में धुत होकर घर पर आ धमके तथा घर में मौजूद महिलाओं को गाली गलौज देते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की है। इस घटना में परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुरेंद्र किशोर पुत्र पुष्कर राम है। मैं ये सितारगंज क्षेत्र में रहता हूँ और 13/9/2020 की रात को अचानक 9:30 से 10:15 या 10:30 के करीब जो पुलिस आती है मेरे कमरे में और मुझे मैं एक अंडरवियर में सोया हुआ हूँ रात को और मुझे आके पीटना शुरू करती है। मेरी पत्नी मेरा बचाव करती है तो मेरी पत्नी को भी पीटा। अब न जाने किस कारण से आई है। और बाहर जाके मेरे बहुओं को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों को, सबको जो मिला उसे मैंने, महिलाओं को तो एक टारगेट की तरह पीटा गया। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि किस कारण से पुलिस ने इस प्रकार का व्यवहार किया। और मारपीट करने के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी भी आई थी? खाली आदमी? पूरे ये जेंट्स थे, कोई महिला पुलिस नहीं थी। हमारे तो समझ में नहीं आया, ये आधी रात को इस प्रकार से धड़ाधड़ ये गुंडों की माफिक ये क्या कार्रवाई हो रहा। बुढ़ी माँ और 75 वर्ष की, उनको भी नहीं बख्शा गया। मैं एसपी कार्यालय में गया था, उन्होंने ये रिसीव करके दिया। सीओ साहब आएंगे बोला, सीओ साहब आए तो वो जांच चल रही है, कह रहे हैं आज ये 8 दिन हो गए, 13 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है, कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई। बयान दर्ज ऐसे ही डरा धमका के, जैसा कि वो घुमा के, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं। मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैंने कभी भी मतलब ये पुलिसी कार्रवाई या कभी ये नहीं जाना। हमने तो अपने सीधेपन पर जो कहा वो पत्रकारों को क्या कहते हैं वो अर्जुन में इसको बताया। आप क्या मांग करते हैं पुलिस वालों पर हम न्याय की मांग करते हैं, दोषियों को सजा मिले। इधर पूर्व सैनिक के छोटे भाई की पत्नी सरिता आर्या ने बताया कि सरिता आर्या है, मैं शक्ति फार्म में रहती हूँ और आधी रात को मैं मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, दुकान है हमारी फास्ट फूड की, वो दुकान का सामान मैं अंदर रख रही थी। इतने में ही रात में पुलिस हमारे घर में घुस गई। 5 पुलिसकर्मी थे, 3 बाइक में आए हुए थे और उन्होंने आते ही मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने सीधे मेरे पे हावी हो गए। मुझे, मेरी जिठानी और मेरी सास को बहुत मारा है। उनने इतना दुष्चार हम लोग किया है, इतना अभद्रता से हम लोगों को व्यवहार किया। बिल्कुल मतलब उन्होंने, मेरा कारण सिर्फ इतना था, मैंने उनसे सिर्फ इतना सा पूछा कि आप क्यों आए हैं। मैंने आने का कारण पूछा। उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, 5 पुलिस वो थे कर्मचारी वो लोग। और आते ही पहले मेरे घर में सवार हो गए। पहले आते ही मेरे जब अंदर आए हैं तो उन्होंने मेरे जेठ पे हावी हो गए। हम लोगों ने और मेरी जिठानी ने उनसे मारने पीटने के बारे में पूछा तो उनको पहले बहुत मारा। उसके बाद हम लोगों ने पूछा तो आकर के ही वो पहले मेरी छोटी वाली जिठानी को मारा उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे हाथ चला रहे हो, तो उन्होंने मेरे को मारा और मेरे से सीधे सवाल करे कि ये शक्ति फार्म पुलिस।
उन्होंने सीधे उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में भी मेरे से बोला कि तू ज़्यादा पढ़ी लिखी बनती है, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे, बहुत अनाप शनाप बकाया हम लोगों के लिए। बस मेरा आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि आप लोग हमें इंसाफ दिलाइए और इन पुलिसकर्मियों को इनकी सज़ा मिलनी चाहिए बस। बन्नू बिरादरी की ओर से परेड ग्राउंड में होने वाला रावण दहन ऐतिहासिक है। इस बार संजोग ऐसा हुआ कि दशहरा के संस्थापक लक्ष्मण दास विरमानी का इसी साल निधन हुआ है। अब कोरोना संकट काल के चलते दशहरा भी स्थगित करना पड़ रहा है। बन्नू बिरादरी समिति के अध्यक्ष हरीश विरमानी ने बताया कि जो मेन दशहरा है देहरादून का, ये 1948 से परेड ग्राउंड में बन्नू बिरादरी देहरादून करवा रही है। ये पोस्ट पार्टीशन जब बन्नू से हमारे लोग आए तो मेरे पिता श्री लक्ष्मण दास विरमानी जी ने बन्नू बिरादरी का, ऑल इंडिया बन्नू बिरादरी का गठन किया और उसमें फिर देहरादून बन्नू बिरादरी बनी। क्योंकि ये बनवाल से, बन्नू से जो आया वो बनवाल लोग कहलाते हैं। ये बनवालों का एक बहुत बड़ा पर्व पाकिस्तान में होता था। जब यहाँ से आए तो 48 से ही हमने मनाना शुरू किया, और सिंस 48 से परेड ग्राउंड में जो बहुत भव्य दशहरा का आयोजन होता है वह बन्नू बिरादरी देहरादून सेठ लक्ष्मण दास की अध्यक्षता में आज तक मनाती आ रही। इस वर्ष कोरोना इतना बड़ी महामारी है, न केवल देहरादून में, उत्तराखंड में, पूरे वर्ल्ड में, कि इससे हम बनवाल जो हैं इस बात को समझते हैं कि हम अपना सेल्फिश हित को रख के कि हम इसलिए पिछले 70 साल से मना रहे हैं तो इस साल भी हम मनाएं। हमने ये निश्चय किया है कि उत्तराखंड वासियों का हित देखते हुए ये महामारी बहुत लोगों की जान ले रही है। हम निश्चय लिया है कि इस बार हम छोटा या बड़ा किसी प्रकार का भी दशहरे का जो पर्व है ये परेड ग्राउंड में नहीं मनाएंगे। तो कार्यक्रम के दौरान कितने लोग इकट्ठे हो जाते थे? गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ये जो है पर्व, जो दशहरे का पर्व है परेड ग्राउंड में, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड 1 लाख से 1.25 लाख लोग इकट्ठे होते थे। और जब से उत्तराखंड बना है तब से हमने ये तय किया कि हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश के मुखिया होंगे, वो ही चीफ गेस्ट होते हैं। मैं इतना और बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि ये हमारे जो मेरे पिताश्री बनाते आ रहे थे, बड़ा संयोग है कि इस बार अभी उनकी डेथ 12 जून 2020 में हुई और वही 48 से इसकी अध्यक्षता करके मना रहे हैं, और आज वो नहीं है और दशहरा भी नहीं मनाया जा रहा। पिछले 10 वर्षों से उनका स्वास्थ्य क्योंकि बहुत ठीक नहीं था, तो उन्होंने ये किया कि हर साल के लिए एक दशहरा कमेटी का अध्यक्ष बनाते रहे, और वो पिछले 10 वर्षों से संतोष नागपाल उसके अध्यक्ष रहे। और उनकी अध्यक्षता में भी एक बहुत भव्य रूप ले लिया, बहुत बड़े भव्य रूप से दशहरा का आयोजन होता है। न कि केवल देहरादून से लोग, बल्कि कोट द्वार जैसे और जितने भी विलेजेस आसपास से, वहाँ से करीबन 1.25 लाख लोग ये इसका आनंद लेने आते हैं। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।